हमने चौकीदार नहीं बनाया तुमको। जो हिस्सा है भारत का, क्या लगता है तुम्हारे बाप का हिस्सा था क्या, जो चीन को दे दिया? डर दिया। इस देश की जनता को नहीं मालूम है। इस देश को बेच पर तुम जो ड्रामा कर रहे हो, एक छोटा सा अदना सा काम करने वाला, एक दारू पीने वाले को जेल भेज देते हो, और जो हजारों करोड़ों जो है गबन करने का भारतवर्ष के गरीबों का, आप ही अंतिम उम्मीद हैं इस भारतवर्ष के नौजवानों का। आप ही अंतिम इस चीज से कहना चाहूंगा कि अय मुख्यमंत्री जी, आपको भाजपाइयों ने पागल घोषित करने का एक षड्यंत्र रचा है, और निश्चित रूप से उसमें वो लोग चोरों से पूछिए कि बिहार में जो 70,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, इसका जवाब कौन देगा? पत्रकार साहब, सरकार आने दो, एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा कि मैं इतना बड़ा पाप इस लोकतंत्र में नहीं करूंगा, और ये पाप की जो गंगा बह रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक की बात। पब्लिक की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि बिहार में बढ़ता हुआ क्राइम अपराध, और जो है कि अभी देखा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव बहुत काफी नजदीक आ चुका है, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वीआईपी के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रवक्ता डॉक्टर साइनी सर। इनसे हम बातें करेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। जी, आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि संविधान और इस भारतीय राजनीति के चौथे स्तंभ है। सर, मेरा पहला सवाल रहेगा कि आप जो है कि बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं, बड़े बड़े पार्टियां हैं, लेकिन आप जो है कि वीआईपी को ही क्यों चुने, क्यों पसंद किए? देखिए, राजनीति में पसंद ना पसंद की बात नहीं होती है। सबसे पहली बात जान लीजिए ये कि बिहार में कर्पूरी के बाद, माननीय श्री कर्पूरी ठाकुर के बाद, अति पिछड़ों की वकालत, दलितों की वकालत, माइनॉरिटीज की वकालत अगर करने वाली कोई पार्टी है, स्पेशली तौर पर अधिकारों की बात जो करती है, और आने वाले भविष्य में माननीय नीतीश कुमार जी ने भी चाहा था कि हम अति पिछड़ों को लेकर के राजनीति करके बिहार में जो है सफल हो पाएंगे, लेकिन लास्ट में जाते जाते माननीय नीतीश कुमार भी अपने इरादे को बदल दिए। लेकिन आज तक माननीय श्री मुकेश सहनी एवं विकासशील इंसान पार्टी, जिसके संस्थापक हैं माननीय मुकेश सहनी जी, इनका एक ही विजन है कि हम इस बिहार की सरजमी पे, इस बिहार में निश्चित तौर पर, वैसे पार्टियां जो है आगे बढ़े तो निश्चित रूप से जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए हर लोग हाथ पांव मारते हैं, और हमें लगता है कि हम बहुत जल्द कामयाब होंगे। वो इस मायने में क्योंकि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान को इम्प्लांट करने की कोशिश की, और सच में अंततः उन्होंने बिहार की सरजमी पर इस व्यवस्था को लागू करने का भी प्रयास किया गया। उस आलोक में निश्चित तौर पर जाना इस दुनिया से सबको है, लेकिन संघर्षशील व्यक्ति अगर जाता है तो निश्चित रूप से समाज में समाज को दुख होता है कि एक पुरोधा खोया मैंने। जस्ट उसी आलोक में मैं आपको पत्रकार साहब बता दूं कि आज के डेट में अति पिछड़ों की वकालत करने वाली अगर कोई पार्टी है पूरी तरह से बिहार में, और आगामी समय में निश्चित तौर पर अगर गरीबों में अति पिछड़ों का अगर कोई आंसू पोंछने का काम करेगा, तो पत्रकार साहब इस बात को जरूर जान लें कि विकासशील इंसान पार्टी ही एक ऐसी पार्टी होगी जो 50% ही नहीं, अधिक से अधिक सीटों पर गरीब के बच्चों को, जो आज तक समाज में चप्पल घिसा करके अपना वजूद बनाया है, निश्चित रूप से उसको सम्मान देने का काम, उसको सदन तक का रास्ता इख्तियार और भेजने का काम जो है, एकमात्र बिहार में विकासशील इंसान पार्टी और उसके संस्थापक ही हैं, जो दलितों के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के दर्द को समझने की क्षमता रखते हैं।
इसलिए मैंने चुना। जी चलिए, क्या कहिएगा जो सर अभी देखा जाए तो विधानसभा सभागार में जो है कि जो लोग जीत कर गए हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, सम्राट चौधरी अभी डिप्टी सीएम के रूप में जाने जाते हैं, और उन्होंने जो है कि सीधे तौर पर लालू यादव को डाकू कह डाला है। और उसके बाद देखा जाए तो विजय सिन्हा जी भी साला का प्रयोग किए हैं। क्या ऐसा चीज होना चाहिए उसके अंदर? देखिए, सच पूछिए तो ये सब संवैधानिक पदों पे रहते हुए भारतीय राजनीति का ये लोग अपने आप को निश्चित तौर पर ज्ञानी और पुरोधा कहते हैं, लेकिन ये बिहार की जनता अच्छी तरह से जानती है कि इन लोगों का संस्कार क्या है। निश्चित तौर पर ये असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करना ये अपने आप में और इस लोकतंत्र में खतरे की घंटी बताता है। और जब अपराधी किस्म के लोग सदन में जाएंगे तो जो संस्कार मिला है निश्चित तौर पर उसका अनुपालन करने का प्रयास करेंगे। ये असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करना सदन में, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, इस मंदिर को कलंकित करने में ये लोग कहीं कोर कसर पीछे नहीं छोड़ता है। इतना जान लीजिए कि जो माँ बाप के द्वारा और सामाजिक जो संस्कार मिला है, निश्चित तौर पर जिसको जो मिलता है वही प्रयोग करता है। इसलिए ऐसे तुच्छ लोगों के विषय में अगर बात करेंगे तो निश्चित तौर पर जो है किसी भी व्यक्ति से जो समाजवादी विचारधारा का हो, जो भारतीय संविधान के सम्मान में हमेशा तत्परता के साथ खड़ा रहता हो, निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को संविधान सभा में जाने का कोई हक नहीं बनता है। जनता इस व्यक्तित्व के धनी व्यक्तियों को, जो इन लोगों ने ऐसा जो भर्सन का इस्तेमाल किया है, निश्चित रूप से जनता इन लोगों को जवाब देगी। जनता इन लोगों को जवाब देगी। वाकई दूसरा सवाल है सर कि जो धनखड़ का जो है कि आप जो है कि इस्तीफा दे दिए हैं, इसको लेकर के आप क्या कहिएगा? देखिए, आप अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि धनखड़ का इस्तीफा, माननीय श्री उपराष्ट्रपति का इस्तीफा जो है एक सोची समझी साजिश के तहत किसी को बचाने के लिए किया गया है। और मैं समझता हूं कि भारतीय राजनीति में या किसी भी देश की राजनीति में, पत्रकार साहब आपको बता दूं कि जो संवैधानिक बातें होती है, हर एक देश का एक अपना संविधान होता है और संविधान का सर्वोच्च पद पर बैठने वाला, आसीन होने वाला व्यक्ति जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति होता है, तथा उसके आदेशानुसार जो संविधान बनता है उसमें माननीय कोर्ट होता है, जो न्यायालय जिसको कहते हैं हम। और न्यायालय एक ऐसी संस्था है, चाहे वो किसी भी देश की हो, निश्चित तौर पर जनता का, लोकतंत्र की मर्यादा का ख्याल रखने की जिम्मेदारी तथा न्याय दिलाने की जिम्मेदारी ये माननीय उच्च न्यायालय लोअर कोर्ट से लेकर के अपर कोर्ट तक होता है। निश्चित तौर पर वो एक भगवान की कुर्सी होती है कि समाज हित में, लोकतंत्र के हित में, लोगों के साथ हो रहे उसके अधिकारों का क्षरण, उसको बचाने का निश्चित तौर पर इस देश की या किसी भी देश की जनता आशान्वित रहती है और दावे के साथ, गर्व के साथ कहती है कि चलिए, अगर मैं झूठा हूं तो हम कोर्ट में जाएंगे और हम आपको देख लेंगे। और कोर्ट निश्चित रूप से न्याय दिलाने का काम करेगा। लेकिन कोर्ट का जज ही पापी हो जाए, कोर्ट का जज पापी है, कोर्ट का जज ही अगर पापी हो जाए, आपने देखा हजारों, लाखों, करोड़ों एक जज के घर में जली हुई नोट वो छुपाने का, जला करके छुपाने का प्रयास किया गया, और उसको बचाने में केंद्र की सरकार अपने वजूद को, जिस संवैधानिक पद पर बैठे हुए श्री मोदी हैं, श्री अमित शाह जी हैं, श्री राजनाथ जी हैं, श्री गडकरी जी हैं, इन लोगों ने एक साजिश के तहत, मैं उसमें गडकरी जी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इस बारे में और इस नाते मैं नाम ले रहा हूं कि पापी सिर्फ वह नहीं होता जो पाप करता है, अपितु पापी वह भी होता है जो पाप को देखता है, होते हुए देखता है,
वो उससे बड़ा पापी होता है। इसलिए इन पापियों की जो भारतीय संविधान की धज्जियां तो उड़ाई रहा है, माननीय कोर्ट के जज को किसी भी लालच में लेकर के खरीद करके और अपने योग्य निर्णय करा करके इस भारत की टोटल संवैधानिक तथा संविधान और बाबा साहब के दिए हुए एक भरोसेमंद संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। देश पूरी तरह से डर के आलम में जी रहा है। यहां की जनता का अब भगवान है कि नहीं, क्योंकि कोर्ट में, जुडिशियरी में निश्चित तौर पर एक जज को भगवान माना जाता है, और जब भगवान ही बेईमान हो जाए तो हम फरियाद कहां लेकर के जाएंगे पत्रकार साहब। इसलिए इन लोगों के खुलते हुए पोल को धनखड़ ने जवाब स्वरूप देने का प्रयास किया। पहले तो बात में बात मिलाए, चलो धनखड़ जी उपराष्ट्रपति बन गए, उसके बाद जो है, लेकिन जब धनखड़ जी को भी लगा कि मैं इतना बड़ा पाप इस लोकतंत्र में नहीं करूंगा और ये पाप की जो गंगा बह रही है, निश्चित तौर पर मैं कपड़ा खोल करके अलग हो जाऊंगा, लेकिन इन पापियों के साथ में जो इस देश की टोटल व्यवस्था, मैं तो बार बार चिल्ला रहा हूं कि इस देश में 4 लोग हैं, 2 दोस्त देश को बेचता है और 2 देश की संपदा को खरीदता है, और साथ ही ऐसा एक साजिश के तहत जो है इस सेंट्रल में बैठी हुई जो चतुर चालाक सरकार है, इस भारत के गरीबों का पैसा, भारत के किसानों का पैसा, भारत के जवानों के हक का पैसा, भारत के बेरोजगार मजदूर मजलूम लोगों का पैसा किसी बिचौलिए के हाथ में न दे करके किसी ऐसे व्यक्ति को देता है जो इस भारत की संपदा को बेच करके जो है विदेश भाग जाता है। आप कहते हो कि हम इस देश के चौकीदार हैं, चौकीदार चोर है, तो अब जनता किस पर विश्वास करे? आप कहते हो कि हम पूरी तरह से रक्षा कर रहे हैं। क्या चीज की रक्षा कर रहे हो भाई? हमने चौकीदार नहीं बनाया तुमको। चौकीदार गांव में गांव की रखवाली करता है, तुम देश की रखवाली करने के योग्य नहीं हो। अगर ऐसा रहता तो चाइना 2 से 3 किलोमीटर की धरती जो है भारत की अपने कब्र में ले लिया है, और तुम उस फाइल पे साइन कर देते हो कि नहीं ये चीन का है। वो जो हिस्सा है भारत का, क्या लगता है तुम्हारे बाप का हिस्सा था क्या, जो चीन को दे दिया डर के मारे? अरे डरपोकों, इस भारतवर्ष में रह करके गलत है इस यहां की जनता, जो तुम लोग जैसे पापियों को इस भारतवर्ष की जागीर सौंपती है हाथों में। इन चोरों को मैं बार बार कहता हूं, ऐसे पापियों से देश का भला हो जाए। निश्चित तौर पर इस बात को जान लीजिए कि देश की जनता, लोकतंत्र जिस दिन इन लोग कुर्सी से बेदखल होगा, 200 वर्ष पीछे भारत की जनता, भारत की जो व्यवस्था है 200 वर्षों तक पीछे हो जाएगी। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इन लोगों ने देश को बेच दिया है। इस देश की जनता को नहीं मालूम है, इस देश को बेच दिया है। जिस दिन जाएगा पुनः यही सीबीआई, ईडी और जो इन लोगों के साथ जो सरकार चलाती है, एक दिन दूसरे के हाथ में जिस दिन सत्ता, इन लोगों को मैराथन करा करके यहां के जो सरकार बैठेगी, निश्चित तौर पर इन लोगों की मैराथन कराएगी कि तुम्हारे रहते नीरव मोदी कैसे देश छोड़ करके भाग गया, तुम्हारे रहते क्या कहते हैं किंग फिशर का मालिक जो है वो माल्या देश छोड़ करके कैसे भाग गया, तुम्हारे रहने से कितना कुंटल जो है हीरोइन, ये तस्कर है लोग, ड्रग्स जो है भारत के पोर्ट पे होता है। क्या करती है तुम्हारी सीबीआई? तुम्हारी गोदी मीडिया जो है इस बात को दबा देती है। क्या लगता है इस देश की जनता नहीं देख रही? आंखें खुली हुई है देश की जनता की। निश्चित तौर पर तुम जो ड्रामा कर रहे हो, एक छोटा सा अदना सा काम करने वाला, एक दारू पीने वाले को जेल भेज देते हो, और जो हजारों करोड़ों जो है गबन करने का प्रयास करता है, तुम उसको जो है प्राथमिकता देकर के पोर्ट पे जो है अडानी का, आप लोग जानते हैं कितना ड्रग्स पकड़ाया था, पत्रकार साहब आप बताओ। और इतना ड्रग्स जो पकड़ाया, ये ड्रग्स कहां गया, इस पर सीबीआई, ईडी ये रिपोर्टिंग क्यों नहीं कर रही है? मैं इस भारतवर्ष की व्यवस्था से पूछना चाहता हूं, आपको इस भारत की सरकार जो है क्या कहते हैं दलाली करने के लिए बैठाई हुई है, पैसा कमाने के लिए बैठाई हुई है।
शर्म आनी चाहिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी मैं आग्रह करता हूं, आप ही एक अंतिम उम्मीद है इस भारतवर्ष के गरीबों का, आप ही अंतिम उम्मीद हैं इस भारतवर्ष के नौजवानों का, आप ही अंतिम उम्मीद है यहां के जो जिन अधिकारों के साथ, यहां की जनता के अधिकारों के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है उसको मत बकसिए, क्योंकि आप माननीय सुप्रीम कोर्ट हैं। हम थक चुके हैं, यहां की जनता थक चुकी है। ऐसे बेईमानों से इस देश को मुक्ति दिलाने का काम करें। भारतवर्ष की जनता माननीय उच्च न्यायालय का पूरी तरह से जो है ना अनुपालन करेगी और आपका साथ देने में कहीं से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। ये लोकतंत्र है, हम जानते हैं देश की व्यवस्था को तार तार किया गया है, इसको रोकने का प्रयास करें। माननीय सुप्रीम कोर्ट के श्री महोदय, जज महोदय से मैं आग्रह करता हूं। क्या कहिएगा सर, बिहार विधानसभा चुनाव जो है कि काफी नजदीक आ पहुंचा है और इसमें सारी पार्टियां जो है कि अपना दमखम लगाई हुई है। इसमें बहुत सारे बिहार के जनता भी बौखलाए हुए हैं कि अब हम करें तो किस पर विश्वास करें और किनको सपोर्ट करें और किनको हम इस बिहार के जो है कि सीएम कुर्सी पर बैठाएं, कौन हमारा विकास, कौन हमारा न्याय करेगा। तो इसको लेकर के दो पार्टियां अभी जो है कि आपस में पूरा जोर शोर से लड़ी हुई है। एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया है। देखिए, क्या कहिएगा, किसका सरकार अगला? पत्रकार साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि जनता निर्णय ले चुकी है। ये आप लोगों की गलतफहमी है, जनता निर्णय ले चुकी है। बिहार का आगामी चुनाव 17 महीने में श्री तेजस्वी यादव ने नौजवानों के लिए नौकरियों की बरसात कर दिया, श्री नीतीश कुमार जी पर दबाव दे करके, और नया तथा जुआ नया चेहरा श्री तेजस्वी यादव, जो बिहार में श्री मुकेश सहनी जी के विकासशील इंसान पार्टी के ताकत को देखते हुए इस केंद्र की सरकार भी हिल चुकी है और बिहार की जनता को, आम एवं आवाम को पूरी तरह से भरोसा एवं विश्वास है कि मुकेश सहनी जिधर रहेंगे उसकी सरकार बनेगी। और यह तय है, जनता ने निर्णय ले लिया है कि जो 17 महीने में नौकरियों की बौछार कर सकता है, अगर 5 साल का वक्त दिया जाए तो निश्चित रूप से बिहार में आंधी आएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। आपने देखा कि माननीय तेजस्वी यादव एक व्यक्ति को हराने के लिए इस केंद्र की बेईमान सरकार, हमको लग रहा है सैकड़ों की संख्या में हेलीकॉप्टर गिराने का प्रयास किया बिहार में, सैकड़ों की संख्या में। मैं श्री नीतीश जी से कहना चाहूंगा कि अय मुख्यमंत्री जी, आपको भाजपाइयों ने पागल घोषित करने का एक षड्यंत्र रचा है और निश्चित रूप से उसमें वो लोग सफल हो रहे हैं। आपका समय भी जा रहा है। अगर बिहार को आज तक तो आपने बचा के आया, मैं आपके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आज के डेट में जो विधानसभा में बैठ करके श्री लालू प्रसाद जो एक नायक, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए जो एक नायक हैं, उस नायक को ये लोग चोर और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करता है। इन चोरों से पूछिए कि बिहार में जो 70,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, इसका जवाब कौन देगा? पत्रकार साहब, 70,000 करोड़ों का इन चोरों से हिसाब लीजिए। अब ये किस मुंह से श्री लालू प्रसाद यादव को चोर कहेगा? इसका हिसाब दे। और माननीय नीतीश कुमार जी मुख्य दर्शक बने हुए हैं। आपने देखा सबसे ज्यादा चिल्लाने का काम उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, दवा जाली व्यवसायी एवं धोखाधड़ी करने वाला जीवेश मिश्रा, ये कौन लोग हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये 70,000 करोड़ जो कैग ने रिपोर्ट किया है, इस कैग के 70,000 रिपोर्ट को भरपाई करो। जनता आप लोगों को चोर नहीं कहेगी। नहीं तो बिहार की जनता है, ये उड़ती चिड़िया के, आप समझ सकते हैं, हल्दी लगाने का काम करती है। केंद्र में बैठी हुई चातुर चालाक सरकार, ये महाराष्ट्र नहीं है, ये दिल्ली नहीं है, जो उत्तर प्रदेश तथा बिहार से लोगों को बुला करके वहां वोटर में नाम को गड़बड़ी में जो है जोड़ करके जो है गड़बड़ी करके और सरकार बना लेते हो। ये बिहार है,
कभी अडवाणी के रथ को भी श्री लालू प्रसाद यादव ने रोका था। सांप्रदायिकता को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है बिहार में। दावे के साथ कह रहा हूं, सांप्रदायिक पार्टियों को, सांप्रदायिकता फैलाने वालों को बिहार में कोई इजाजत नहीं है। सर्वेक्षण कह रहा है, अब गोदी मीडिया भी चिल्लाएगी, आप देखिएगा। कुछ दिन और इंतजार कर लीजिए, गोदी मीडिया भी चिल्लाएगी कि बिहार में लोग कितना भी साजिश रच ले, मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव ही होंगे, उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश सहनी ही होंगे। इस भारतवर्ष की सरजमी पर डुमराव में बैठ के डॉक्टर सहनी आपसे बात कर रहा है और आप कभी भी इस बात को पूछ सकते हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी बनेंगे, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो भीम आर्मी सह आजाद समाज पार्टी को भी दलितों का एक बहुत सा बहुमत मिलता है और बहुत सारे जो है कि अभी पटना में चंद्रशेखर आजाद रावण जी आए थे तो पूरा जो है कि सभागार, बापू सभागार जो है कि भरा। मैं अपने सुन लीजिए सर, जो है कि उनके जितने भी सदस्य हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं भीम आर्मी वाले लोगों का कहना है कि जब तक तेजस्वी जी भीम आर्मी सह आजाद समाज पार्टी को अपने तरफ नहीं लेते हैं, अपने गठबंधन में नहीं मिलाते हैं, तब तक उनका सपना साकार नहीं होगा। क्या कहिएगा? देखिए, ये विषय अलग है कि सपना साकार नहीं होगा, राजनीति है, अस्थायित्व तो कुछ नहीं होता है। तब रही बात, हम अपने महागठबंधन से भी अपील करना चाहेंगे कि निश्चित तौर पर इस केंद्र की सरकार के विरुद्ध में जो संविधान की धज्जियां उड़ाता है, सारे पार्टियों को जो दलाल नहीं है, जैसे गोदी मीडिया जो दलाल मीडिया है, निश्चित तौर पर हर पार्टियों को एकजुट होकर के सबसे पहले केंद्र की कुर्सी को अपदस्थ करो। सबसे पहले उसमें अगर कुछ त्याग भी करना पड़े, चाहे वो मायावती जी हो, चाहे वो चंद्रशेखर जी हो, चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे वो ममता बनर्जी जी हो, चाहे टीडीपी के जम्मू कश्मीर में बैठी हुई पार्टियां, मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि अगर इस देश को बचाना चाहते हो तो निश्चित रूप से एक मंच पे आ जाओ। उसमें सबसे मजबूत कड़ी में मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि भाई चंद्रशेखर रावण, इस देश में अभी जो माहौल बन रहा है, निश्चित तौर पर अगर भाई चंद्रशेखर रावण भी आ जाते हैं तो इस केंद्र में बैठी हुई चतुर चालाक सरकार को उतारना ही नहीं, भविष्य में सपने नहीं देख सकता ये बेईमान कि पुनः हम कभी सरकार में आ सकते हैं। हमारी लड़ाई एक है, एकमात्र बिहार की सरकार बनाना और इस देश का संविधान बचाना। और इस देश का संविधान सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है, लोकतंत्र सुरक्षित है। और इस लोकतंत्र के सुरक्षा में, लोकतंत्र कैसे सुरक्षित रहेगा, निश्चित तौर पर जो जिम्मेदार पार्टियां हैं, निश्चित तौर पर उसका एक धर्म बनता है, उसका एक अपना क्या कहते हैं, जिम्मेदारी बनती है कि हम एक मंच पर आकर के, हम लालच को छोड़ करके एक मंच पर आकर के निश्चित तौर पर हम मजबूती के साथ लड़ेंगे तो इन बेईमानों की कुर्सी से उतारेंगे ही नहीं, छीन लेंगे। क्योंकि आने वाले समय में ये बेईमान चाहता है कि इस देश में पुनः एक बार आंदोलन हो और भाजपा को इस देश से भगाना, जो आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रही है, देश के युवाओं की, देश के गरीबों की, देश के किसानों की, देश के जवानों की सबसे पहले दूसरे मुक्ति होगी। ये अंग्रेजों से भी खतरनाक है लोग जो इस तरह का काम कर रहा है और देश को बेचने के लिए, लोकतंत्र को बेचने का आरएसएस के मुद्दे पर, एजेंडे पर ही जो काम करने की शुरुआत कर दिया है। निश्चित रूप से इस देश में जब अंग्रेज आए थे उस समय भी आरएसएस ने नहीं लड़ा और आज उन्माद फैला करके, सांप्रदायिकता का भाषण दे करके, फैला करके, क्या कारण है? इस देश के जवानों के, किसानों के, गरीबों के पैसे, टैक्स जो जाते हैं और जेड श्रेणी की सुरक्षा लेकर के आरएसएस का मोहन भागवत हिसाब क्यों नहीं ले रही है भाजपा की सरकार? घबराओ मत, सरकार आने दो, एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। आरएसएस क्या है भाई?
कौन सा पद है? आरएसएस, भारतीय संविधान की धारा में कहीं आरएसएस का नाम है? यह कौन संस्था है आरएसएस? आरएसएस है क्या इस भारतवर्ष की भारतीय संविधान में? अगर संविधान ने संवैधानिक कोई पद दिया रहता तो निश्चित रूप से भारत का एक नागरिक होने की वजह से, भारत के तो हजारों नागरिक हैं, सुरक्षा दो उसकी। हम माननीय राष्ट्रीय सचिव हैं किसी पार्टी के, जो भारतीय चुनाव आयोग जो है, निर्वाचन आयोग के द्वारा सिंबल वितरण करने के बाद, हम किसी रजिस्ट्रेशन देने के बाद, हम भी किसी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं, हमको भी तो सुरक्षा चाहिए। केवल एक आदमी पर जेड श्रेणी की सुरक्षा देते हो, जो आदमी इस देश का, जिसका योगदान इस देश के संविधान को बचाने में नहीं है, इस देश के जंग में सहभागिता की नहीं है, इस देश में जब संग्राम हुआ उसमें कोई हिस्सेदारी नहीं है, क्यों देते हो आखिर से जेड श्रेणी की सुरक्षा और करोड़ों करोड़ों का खर्च? मैं इस भारत के केंद्र सरकार से पूछना चाहता हूं, इसका हिसाब तो देना पड़ेगा। क्या कहिएगा सर, जो है कि बिहार के सभी जनता का मांग है कि चिराग पासवान को एनडीए छोड़ देना चाहिए और स्वयं जो है कि इंडिया गठबंधन में आना चाहिए, क्या कहिएगा? देखिए पत्रकार साहब, इस भारतवर्ष में अधिक से अधिक आप जानते हैं कि किसान हैं, मजदूर हैं, बेरोजगार हैं, मजलूम हैं, और इनके वोट को लेकर के ये दलाल एक जीतन राम मांझी हैं। कुर्सी अपनी प्यारी रहे, बहू की कुर्सी हो, बेटे की कुर्सी हो, समधन की कुर्सी हो, दलितों की आत्मा बेचने का इन लोगों को शर्म नहीं आ रहा है कि जो भारतीय संविधान को बर्बाद करने वाला लोग है, सबसे बड़ा अगर कोई दोषी है तो ऐसे ही लोग दोषी हैं जो इस भारतवर्ष की जागीर को बिचवा रहे हैं, भारतवर्ष का नागरिक कहलाने का। अभी तो ये लोग मंत्री बना हुआ है लालच में ना, आ रहा है समय, इस बिहार की जनता भी सबक सिखाएगी कि ऐ दलालों, तुमने इस देश को बर्बाद होने में तुम्हारी अहम महती भूमिका है। तुम आए हो, इन लोगों को जनता जूते मारेगी। और उनमें 3-4 नाम है जो इन बेईमानों की सरकार बनवा करके और इस देश की संपदा लूटने की कोशिश कर रहा है। इन बेईमानों को निश्चित तौर पर जवाब मिलेगा और जनता, इलेक्शन आने दीजिए ना, जूता मारेगी। आप देखिएगा, सुनिएगा कैसा हंगामा हो रहा है इस देश में और इस बिहार में। आगे 2025 का जो चुनाव आ रहा है ना, अक्टूबर-नवंबर में, आप देखिएगा ऐसे दलालों को जनता कैसे सबक सिखाती है। अब रही बात चिराग पासवान की, माननीय स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान की जो सोच थी, न कोई भंगी की संतान है, न कोई राजा का बेटा है, सबका वोट और मत का उतना ही पावर है जो एक अदना सा गरीब और भिखारी तबके के लोगों का है। क्योंकि मत ताकतवर तब होता है जब एकजुट कहीं होकर के एक जगह पड़े, लेकिन एक मत का भी उतना ही ताकत होता है जो इस अंगूठे से दबा करके अपने उस मत को देता है और सरकार बना देता है, लोकतंत्र को बचाता है। और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाला अगर बेटा हो जाए, दलाली पर उतर जाए बेटा, तो वैसे पुरोधा नेता का नाम भी बदनाम हो रहा है। मैं श्री स्वर्गीय आदर सूचक शब्दों में मैं कह रहा हूं, श्री रामविलास पासवान का एक ऐसा साथी था मैं कि जब मैं पटना में रहता था और माननीय रामविलास पासवान जी, श्रद्धेय रामविलास पासवान जी जिस समय जिंदा थे, आंसू आ जाता है। ये सब ऐसे महापुरुष थे जो इस समाज और लोकतंत्र के सजग, रियल सजग प्रहरी थे और जीने का काम करते थे। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा। चिराग पासवान, इस बात पर सोच लो कि तुम कहां से आए हो और कहां जाना है। निर्णय लो, गंभीरता से निर्णय लो।
नहीं तो आने वाले समय में दर्द के साथ मैं कह रहा हूं, राजनैतिक वजूद नहीं बचेगा। पत्रकार साहब, चलिए क्या कहिएगा पूरा जो है कि बक्सर शाहाबाद क्षेत्र जो है, जनता जो है कि डॉक्टर सैनी कुमार को मांग रही है कि आप आइए और लड़िए और आपको हम लोग अपना दुलार प्यार और वोट करेंगे, क्या कहिएगा? देखिए, पार्टी का यूनिट जब बैठेगा तो हमें कितना सीट मिल रहा है, हमारी पार्टी को कितना सीट मिल रहा है, विकासशील इंसान पार्टी को कितना सीट मिल रहा है। हर जिले में 1 सीट की बात चल रही है, 2 सीट की बात चल रही है। निश्चित तौर पर शाहाबाद में बक्सर एक धरती है जहां से विकल्प के रूप में डुमरांव और ब्रह्मपुर दिया गया है। अगर हिस्से में आता है तो निश्चित तौर पर माननीय नेता का, जो हमारे आदरणीय है श्री मुकेश सहनी जी का आदेश होगा, तो निश्चित तौर पर विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। यह निर्णय पार्टी को लेना है। यह निर्णय सर्वसम्मति से पार्टी के कार्यकर्ता तथा पदाधिकारी एवं संस्थापक महोदय को निर्णय लेना है कि डॉक्टर सैनी जैसे नेता को लड़ाना है कि क्या करना है। निश्चित तौर पर सदन में जाने से गरीबों का, अति पिछड़ों का और दलितों का तथा माइनॉरिटीज का डॉक्टर सैनी से लाभ मिलने वाला है कि नहीं, ये हमारे माननीय श्री मुकेश सहनी एवं पार्टी का निर्णय होगा। और मैं पार्टी के किसी भी निर्णय का स्वागत करूंगा। निश्चित तौर पर जो आदेश होगा अक्षरशः उसका पालन करूंगा। चलिए क्या कहिएगा जो है कि अभी बिहार में काफी तेजी से जो है कि वायरल हो रहा है हर जगह पर वीडियो, जो कि भाई वीरेंद्र विधायक जी फोन करते हैं अपने सचिव जी को, यानी कि पंचायत सचिव को, और उन जो है कि उनको कहते हैं कि मैं पहचानता नहीं हूं, आप कौन बोल रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है। तो यहाँ पर जाकर के जो है कि एफआईआर कर दिए हैं भाई वीरेंद्र जी पर, क्या कहिएगा? देखिए, हमने भी सुना है। आपको लगता है कि बिहार सरकार जो है माननीय नीतीश कुमार चला रहे हैं? बिल्कुल नहीं। माननीय नीतीश कुमार सरकार नहीं चला रहे हैं। यहां का नौकरशाह अपने आप को राजा समझता है। एक अदना सा कर्मचारी, आप समझ सकते हैं पत्रकार साहब कि एक अदना सा कर्मचारी जो जनता की सेवा के लिए सचिव बनाया जाता है, और वह सचिव एक जनप्रतिनिधि, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए को अंगूठा दिखाता है, चैलेंज करता है। ये इस लोकतंत्र में ऐसे लोगों को और ऐसी सरकार को जो पैसा लेकर के जनता से जो है काम करने का प्रयास करता है, जनता को धमकाता है, आपको लगता है कि ऐसे सचिव को पद पर रहने का कोई अधिकार है? मैं सरकार से मांग करता हूं, सरकार में बैठे हुए जो नुमाइंदे हैं, ऐसे कर्मचारी को, ये सुने कि एसी एसटी का भी मामला लगाया हुआ है, कहां से बनता है भाई वीरेंद्र के ऊपर एसी एसटी का मुकदमा? भाई वीरेंद्र ने जनता के लिए काम करने की बात एक सचिव से आपने सुना है, वो ऑडियो जो वायरल हुआ है, उस ऑडियो में जाति का तो कोई बात हुआ ही नहीं। अरे भाई, आप एक कर्मचारी हैं, नौकरी करने आए हैं, कौन जाति है उससे हमको क्या लेना देना है? और आप एसी एसटी के तहत आप मुकदमा करते हैं, कहां से आपका एसी एसटी का मुकदमा जो है चलेगा? आप जो है अगर ये कह रहते कि चुमार चमार दुसार मुसार पासी डोम, तुम्हारी औकात हो गई, तो निश्चित रूप से एसी एसटी का मुकदमा चलता। मैं पदाधिकारियों से भी इस विषय पर अपील करता हूं कि ऐसे कर्मचारी जिसने एक जनप्रतिनिधि को, इस लोकतंत्र का पवित्र मंदिर में बैठने वाला जनप्रतिनिधि को तुमने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, और भाई वीरेंद्र जैसे विधायक जनप्रतिनिधि को जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, इसका सस्पेंशन अगर नहीं लेती है, संज्ञान नहीं लेती है सरकार, तो निश्चित रूप से रोड भी खाली नहीं रहेगा। एक कर्मचारी, मैं मानता हूं कि ये सरकार का, अरे तुम नौकरशाह हो, तुम सरकार के लिए बने हो,
तुमको जो पैसा देगा उससे काम कराओगे? तुमको जो पैसा देगा उसका काम करोगे? और जनप्रतिनिधि के बात को जिसको जनता ने चुन के भेजा है, माननीय भाई वीरेंद्र, तो जनता के लिए ना भाई बोले हैं कि हमारे कार्यकर्ता का या जनता का काम है, तुम इस बात को कर लो, और तुमने प्रोटोकॉल का भी ध्यान नहीं दिया और जाके मुकदमा करता है SC/ST में। कहां से SC/ST तुम्हारा लागू होता है? उन्होंने तो कभी इस बात को जाना नहीं कि तुम कौन जाति हो, या जाति सूचक शब्दों का मैं SC/ST का पुरजोर समर्थन करता हूं, लेकिन ऐसे चुट्टे किस्म के लोगों का मैं समर्थन कैसे करूं? किसी के सहकावे बहकावे में तुम जहां काम कर रहे हो, तुम नहीं जानते हो कि मेरा MLA कौन है, मेरा जनप्रतिनिधि कौन है, मेरा इस विधानसभा में बैठने वाला जो है जनप्रतिनिधि यहां का कौन है, और तुम कह रहे हो कि कौन वीरेंद्र, कौन भाई वीरेंद्र, और लास्ट में तुम कह रहे हो कि जो मर्जी जाइए ना, जो मर्जी करिएगा, कर लीजिए। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहा है ऐसा कर्मचारी। ये नौकरशाह है, और नौकरशाह को एक जनप्रतिनिधि को सम्मान कैसे देना है, सबसे पहले माननीय नीतीश कुमार को इसको ट्रेनिंग ऐसे लोगों को देनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।